पहुंच चुका है। माहिरीन इसे माहौलियाती तब्दीली का असर मानते हैं। आबपाशी यानी कि खेतों में पानी देना। ड्रग कंट्रोल महकमे के मुताबिक झेलम का पानी सिफर की सतह से भी नीचे बह रहा है। झेलम का पानी संगम में 0.75 फीट, राम मुंशीबाग में 3.73 फीट और आशाम में 1.08 फीट की सतह पर बह रहा है। यानी कि अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो इसका मतलब इससे भी ऊंची ऊंची सतह नालों की होती है जो इलाकों में गुजरती है। अहम नाले जैसे कि बाटकोट में लेदर नाला 0.38 मीटर और वाची में रामब्यारा नाला 0.47 मीटर की सतह पर बह रहा है। झेलम में पानी का अहम जरिया ग्लेशियर है जो कि खुश्क साली के सबब तेजी से सिकुड़ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि 40% तक ये नदी सुकुड़ चुकी है। झेलम में पानी की किल्लत से कश्मीर में वाटर सप्लाई स्कीम भी मुतासिर है। मौसम में बेतरतीबी और बारिश न होने की सूरत हाल और पेचीदा होती हुई माहौलियाती तब्दीली काफी कुछ असर इस नदी पे डाल रही है। बता दें कि गुज़श्ता साल अक्टूबर से बारिश नहीं हुई। इसकी वजह से झेलम में पानी की सतह में रिकॉर्ड 1.0 फीट तक पहुंच चुका है, यानी कि इसकी सतह की बात हो रही है। पिछले 5 साल में सर्दी के मौसम में कश्मीर में मामूल से कम बारिश देखने को मिली। इसके अलावा बढ़ती गर्मी की वजह से भी ग्लेशियर की पिघलने की रफ्तार बढ़ा दी है। कम बारिश और दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर का एरिया भी कम होता जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि पिछले 6 दहाइयों के दौरान जम्मू कश्मीर के 30% ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं। अगर इस पर फौरी काबू न पाया गया तो इस सदी के खात्मे तक, यानी कि इस सदी के एंड तक 70% ग्लेशियर के खत्म होने का अंदेशा है। और एक अंदाजे के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 18,000 के करीब ग्लेशियर हैं जो तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय के दीगर इलाकों में भी यही हाल है और माहिरीन अर्जियात प्रोफेसर डॉक्टर इरफान रशीद के मुताबिक कश्मीर का सबसे बड़ा लहवोई ग्लेशियर 1962 से 2022 के दरमियान 25% तक पिघल चुका है और हर साल 35 मीटर सिकुड़ रहा है। माहिरीन 21वीं सदी के अख्ताम तक दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का इम्कान जाहिर कर रहे हैं और जाहिर है कि ग्लेशियर के वजूद के लिए यह खतरनाक बात है। 40 डिग्री टेम्परेचर में ग्लेशियर को पिघलने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। वो मजमूई और कुली तौर पर वो है यहाँ के ग्लेशियर्स पर डिपेंड और यहाँ के नदी नालों पर डिपेंड है, जो यहाँ पे आबपाशी के हवाले से भी बहुत अहम है और लाजमी जुज़ है। और गालिबन आपको पता है, माहिरीन का भी कहना है कि जितने ग्लेशियर जो मौसमी गर्मा में जो पिघलते हैं तो वही पानी हमें सैराब कराता है हमारे खेत खलियानों को और वही पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब जबकि उसमें सरमा चल रहा है और चिले कलान है और इस बार देखा जा रहा है कि अभी तक तकरीबन चिले कलान के जो नस्ब तो गुजर चुका है, अभी तक बहुत कम बारिश है, बहुत कम बर्फबारी हुई। क्योंकि यही बर्फबारी इस वक्त माइनस पहाड़ों पे होता है, -20 होता है, -15 तक होता है। जब बर्फबारी होती है तो ये बिल्कुल जम जाता है और गर्मियों में ही पिघल जाता है। और जब बर्फबारी नहीं हो तो जमेगा क्या और पिघलेगा क्या, और जो एग्जिस्टिंग ग्लेशियर्स है हमारे उन पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है। और जो माहिरीन कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो हमारे ग्लेशियरों की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो फिलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये नदी यानी कि झेलम नदी काफ़ी ज़्यादा सतह इसकी नीचे पहुँच चुकी है, एक नदी नाले की तरह। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये इस नदी को शूट करने के लिए हम लोग पहुंचे थे, पता चला कि ये नदी पहचान में नहीं आ रही थी और ये लग ही नहीं रहा था कि तस्वीरों में जिस नदी को देखा था, ख्वाबो ख्याल में जिस नदी का गुमान किया था, वो झेलम नदी यही है। डॉक्टर तौसीफ भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लाइमेट रिसोर्सेज एक्सपर्ट हैं, और रऊफ ट्राम्बो हमारे साथ जियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर तौसीफ आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे और बात वहीं से शुरू करेंगे जो हमने कहा कि जिस वक्त इस नदी को शूट करने के लिए हम लोग पहुंचे, यहाँ की टीम पहुंची, तो ये गुमान ही नहीं हो रहा था कि यही वो नदी है जिसका हम लोगों ने ख्वाब ख्याल किया था या फिर इसको हमने तस्वीरों के जरिए देखा था। क्या वजूहात है जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बिगड़ने की, खासतौर पर माहौलियात के हवाले से? जी देखिए, जैसे आपने कहा कि जो आपने स्टैटिक्स दिए कि जम्मू कश्मीर अभी जो प्रेसिपिटेशन की अगर हम पहले बात करें तो पिछले 5 दहाई से
पिछले 50 साल में अगर हम 1974 को बेंचमार्क ले तो इस साल जो बेसिकली जो रेनफॉल का डेफिसिट हुआ वो 29%, 29% डेफिसिट चल रहा है। और हमने ये समझना है कि ये जो रेन डेफिसिट होता है ये कोई एक साल में कोई ऐसी चीज नहीं आती है। अगर हम देखेंगे कि 2023 में हम देखें तो उस टाइम भी रेन डेफिसिट चला था। और रेन डेफिसिट होने का वजह यह है कि जब रेन डेफिसिट होता है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला जो आपका रेन और जो स्नोफॉल अभी हम देख रहे हैं, जैसे रिसेंटली एक वीडियो हमने बनाया था इसके ऊपर कि जो लोग चिलाई कलान में बिल्कुल एकदम खुश हो रहे थे कि एकदम धूप है आज श्रीनगर में या कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बहुत ज्यादा धूप निकल रही है। चिलाई कलान का जो एक 40 दिन का एक पीरियड होता है कश्मीर में, इसमें हमने ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि एनवायरमेंटली और क्लाइमेट चेंज जो है उसका बहुत ही ज्यादा असर हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। और जैसे आपने सही कहा कि जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, एक्सपर्ट्स का अगर माना जाए तो वो बहुत ही हाई स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। और हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर एक बहुत ही इको फ्रेजाइल जगह है, ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। जब हम इको फ्रेजाइलिटी की बात करते हैं, अगर हमारे ग्लेशियर इस स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं, इस साल आपका 2024 में आपका हॉटेस्ट समर था। हॉटेस्ट समर मतलब होने का ये मतलब हुआ कि ड्रास्टिकली जो उस समर की जो हीट बढ़ गई उसके जो रिपरकशंस है वो हमारे ऊपर आने ही थे, क्योंकि जब हीट इतनी ज्यादा हो गई 132 साल में हमारा 2024 में कुछ महीने ऐसे थे जो 132 साल में हमारे सबसे ज्यादा हॉट रहे। तो कश्मीर जैसी जगह में जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो गर्मी बढ़ने का मतलब है कि जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और जो नदियां हैं न कि खाली झेलम है, झेलम के साथ जितने भी कश्मीर के वेटलैंड्स हैं, चाहे होकरसर हो, चाहे मीरगुंड हो, चाहे शालबुक हो, चाहे और भी कोई वेटलैंड हमारे हो, वो सारे इसके सारे अभी ड्राई लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि पीछे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो जब बहुत ज्यादा हीट होती है वो बहुत ज्यादा मेल्ट होते हैं। जब मेल्ट हो जाते हैं उस पीरियड में, उसके बाद फिर टेम्परेचर का डिफरेंस काफी आ जाता है और उस वजह से जो पानी की सतह है वो झेलम में इस बार पिछले 50 साल में जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है उसके नीचे छू गई है, इनकी जीरो से नीचे चला गया है। और उसके साथ आप देखिए क्लाइमेट चेंज और राइजिंग टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड अभी काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो हम सब लोगों को कलेक्टिवली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कहीं और जगह पे बढ़ता है उसके रिपरकशन, उसके असरात उतने ज्यादा नहीं है जितने जो जगह हमें कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, स्पेशली जो कश्मीर है उसमें, क्योंकि काफी ज्यादा जैसे आपने खुद बताया एक फिगर कि कितने हमारे 1200 के आसपास हमारे जो ग्लेशियर्स हैं जो कश्मीर को इर्द गिर्द हमारे घेरते हैं। अगर हीट टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो पीरियड चला जाता है उसके बाद आप देख रहे हैं कि झेलम की आज क्या हालत है। बिल्कुल हम अब ये भी समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप क्लाइमेट रिसोर्सेज के जो एक्सपर्ट भी हैं और इन तमाम तर चैलेंजेस से निपट चुके हैं और निपटना जानते हैं। इन तमाम तर चीज़ों की बारीकियां भी हम समझेंगे, कैसे इन तमाम तर चीज़ों से हम निपटें या फिर क्या ये सूरत हाल पहले भी देखने को मिली थी। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं रऊफ टम्बू साहब, जियोलॉजिस्ट हैं। रऊफ टम्बू साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अभी जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर की बनी हुई है, ठीक है, वक्ती तौर पर बारिश नहीं हुई या फिर जो चीज़ें ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर्स अभी नहीं पिघल रहे होंगे, बहुत पहले से ये सूरत हाल होगी। मीर भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मीर आपकी तरफ भी आएंगे। रऊफ टम्बू साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इंतजामिया, हुकूमत या इस तरफ से जो भी कोशिशें हुई हैं आप लोगों की तरफ से, जो एक्सपर्ट्स हैं, इस माहिरीन हैं जो आप लोग, तो क्या अब तक इस मामले में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सका कि इन नदियों को सूखने से बचाया जा सके और इसकी हयातियात या इसकी जिंदगी को बाकी रखी जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू। एक चीज मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ जी। बाय प्रोफेशन आई एम एडवेंचर कंसल्टेंट जी। तो आई हैव लिव्ड मोस्ट ऑफ माय लाइफ इन द माउंटेन्स वर्किंग फॉर एडवेंचर टूरिज्म। तो जो पिछले मेरा अपना मुशाहिदा है, because I am 60 plus at the moment and around 40 years my own experience जो मेरी अपनी है पहाड़ों में घूमने की, वहाँ पर पर्यटकों को ले जाने की, तो उस हिसाब के उसके आधार पे मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है एनवायरनमेंट के बारे में। प्राइमरली अब हम देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है इट इज कहाँ से शुरू हुई है। वी ऑल नो दैट इट इज अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारे कार्बन एमिशंस एक्यूमुलेट होते गए शहरों में और शहरों से निकल के वो पहाड़ों की तरफ पहुंच गए। तो उसकी वजह से एक जो तवाजुन है हमारी माहौलियात का
वो बिगड़ता चला गया। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ जहाँ पर आपने एक बात कही कि क्या गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ हो रहा है, तो मैं कहूँगा बहुत मायूसी के साथ कि हम इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वी टेक मीटिंग्स इन बोर्ड रूम्स एंड इन आवर कोजी रूम्स, हर एक जगह इस पे बात करते हैं, लेकिन जब कुछ करने के लिए हमें एक जामिया प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उस सतह पे कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। तो एक्सपर्ट्स तो बहुत है इस पे जो बात करते रहते हैं, लोग जो कॉमन पीपल है उनकी समझ से बाहर है ये जो प्रॉब्लम है हमारी, ये जो एक्यूमुलेट होती जा रही है आने वाले 40-50 सालों में। मेरे ख्याल में जो 70% ऑफ द हिमालयन वाटर जो इरिगेट करता है 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो कम होते होते मेरे ख्याल में वो 10 या 20% पे हो जाएगी, और तब एक इंसानी जो जिंदगियां हैं वो एक ऐसी मुतासिर कुन दौर में फंस जाएगी जहां से फिर इसका अजाला नहीं हो सकता है। जो कुछ करना है हमें अभी करना है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग वेरी फास्ट, जहां पर मैंने 30-40 साल से देखे हैं ग्लेशियर्स का साइज, जब मैं आज वहां जाता हूं तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है वो हालत देख के कि अगर ऐसी हालत रही तो आने वाले सालों में, ठीक है मेरी जनरेशन तो ठीक है या एक और जनरेशन निकलेगी, फिर आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बहुत ही परेशान कुन हालत में होगी वाटर के लिहाज से। अब यहाँ पर जो आपने कश्मीर के जो नदी नाले हैं हमारे, उसकी भी एक खास वजह है। मैं श्रीनगर का बाशिंदा हूँ और वो भी ओल्ड टाउन में मैं जन्मा हूँ, और मुझे श्रीनगर का जो एक टाइम में इसको कहा जाता था सिटी ऑफ लेक्स, हमारे सिटी में श्रीनगर में तकरीबन 6-7 मुख्तलिफ लेकें थी। डल जो सबसे बड़ी थी, और उसके साथ नगीन, फिर खुशहाल सर, आचार सर, और भी 2-3 जो हमारी वाटर बॉडीज थी। यहाँ मार्शी लैंड था, वो हमने चौक कर दिया, और उसकी गवर्नमेंट पैट्रोनेज है, उनको हमने श्रिंक कर दिया। वहां पर आप बिल्डिंग्स आ गई हैं, होटल्स बन गए हैं, वहां पर गवर्नमेंट ऑफिस बन गए हैं, कोई प्रोग्राम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से हम कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे वेटलैंड्स में जहां इस बार जो सर्दियां हैं, जहां अभी तकरीबन 20-25 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स हुआ करते थे, अब अफसोस के साथ इस बार एक तो उनका डिले यहाँ पर आना हुआ, और दूसरी जब हम देखते हैं बहुत ही कम तादाद में आ रहे हैं, और वो एक हिस्सा है हमारे इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का। अगर वो हमसे जाता गया तो हमारी जिंदगी भी मुतासिर हो जाएगी। तो इसकी तरफ ये बहुत ही मायूस कुन नजरिया है, एक सिचुएशन में फंस गए हैं। इसकी तरफ हमें बहुत जल्दी से जल्दी ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल लूज एवरीथिंग विद इट। बिल्कुल बड़ी बात है, और जाहिर है कि जो परेशानियां हम देख पा रहे हैं उसका पता नहीं किस तरीके से इजाला होगा। डॉक्टर तौसीफ, मीर मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर तौसीफ से कुछ खास बातें हम जान लेना जरूरी समझते हैं। डॉक्टर तौसीफ, क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, और क्या आने वाले दिनों में हम बड़े खतरात से दो चार होने वाले हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को अगर देखें तो? देखिए, हल तो हर किसी चीज का है, खाली ये बात है कि जैसे रूप साहब ने भी सही फरमाया कि एवरीबडी हैज टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये खाली हम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ें या खाली हम गवर्नमेंट ही करेगी वैसा भी पॉसिबल नहीं है। हम सब लोगों को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा है कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, जो मतलब मैं मेन रीजन आपको बता रहा हूँ, डिफॉरेस्टेशन है, इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज है। देखिए, जो इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज है वो कम से कम हमारे हाथ में है, बिकॉज वी कॉल आवरसेल्फ ह्यूमंस। जो जितने भी ग्लेशियर्स हैं, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वहां पे जो वेक्यूलर मूवमेंट है, या अगर गवर्नमेंट सच में सीरियस हो जाए ना इन चीजों को बचाने के लिए, क्योंकि अब जिस पेज से ये, क्योंकि 12,000 से 18,000 छोटे बड़े ग्लेशियर्स पूरे जम्मू एंड कश्मीर में है, और आप देखेंगे जो हीट का इफेक्ट है ना, इसका असर तो लद्दाख के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है उन पे भी पड़ रहा है। तो कलेक्टिवली ऐसा नहीं है कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन ग्लेशियर्स को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है पिछले 40-50 साल में ही हुआ है। जो अर्बनाइजेशन, जो ह्यूमन एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई, इन लोगों की जो, इंसान की जो लालच में इंसान आ गया, उस लालच के जोर में वो अपने बड़े बड़े होटल तो बना रहा है, लेकिन वो ये सोच ही नहीं रहा है कि कल को इस होटल में रहने के लिए पानी चाहिए, या इस होटल में टूरिस्ट या सियाह हमारे तब आएंगे जब हमारा वहां पानी होगा, जब वहां पे लोग बर्फ देखने आते हैं। लोग यहाँ पे बर्फ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं देखने आते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, तो हमने उन चीजों को बचाना है जहां से ये पानी आता है। ये तो वैसा ही हो गया, आप सोने की मुर्गी अंडे देने
रहने वाली मुर्गी को आप मार देंगे तो फिर उसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। हमने इस कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबली ह्यूमन एक्टिविटीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डिफॉरेस्टेशन जो ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, ये बड़े सारे, क्योंकि कश्मीर एक इको फ्रेजाइल जोन है और इसमें हमने देखना है कि अगर हम ह्यूमंस की इंटरफेरेंस से जो नुकसान हुए हैं हम उनकी भरपाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम नाव में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि जैसे रूप साहब ने कहा कि ये 40 साल से उन ग्लेशियर्स पे जा रहे हैं, आज जब ये हमें बयान करते हैं आने के टाइम कि वहां पे क्या हालत है, हमारा जो दिल है बहुत ज्यादा दुखता है। लेकिन उसी के बगल में डॉक्टर तौसीफ, इसी के बगल में हम देखते हैं कि जिस तरीके से डल झील है उसको काफी अच्छे से मेंटेन रखा जाता है। क्या झेलम को वाटर गेट वगैरह के जरिए कोई ऐसा सिस्टमेटिक, हमें आप इस पे रोशनी डालिए क्योंकि हमें ये चीज समझ में नहीं आती, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आपसे जानूं क्या वाटर गेट वगैरह के जरिए इसको मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि हम उसके बगल में देख पाते हैं वहां पे चीजें सही मेंटेन रहती हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए जैसे होकर सर की बात हुई, होकर सर में जब एक्सपर्ट टीम जब वहां पे हम गए, वहां पे अलॉन्ग विद ऑल एक्सपर्ट्स, हमने उनको सजेस्ट किया कि एक वाटर गेट बनाया जाए ताकि हम वाटर को रिटेन करें, क्योंकि वेटलैंड में वाटर रिटेन करने का फिर वहां पे जो उसका अपना फ्लोरा फोना है वो। लेकिन जहलिम का आपको समझना पड़ेगा कि जहलिम में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, अगर हम उस लेवल पे आते हैं, जो हमारा मेन सिटी का जो एरिया है उसकी जो ड्रेनेज है वो अभी भी कनेक्ट नहीं है, वो अभी भी सीधा डायरेक्ट जहलिम में चली जाती है। जैसे हमारा पुराने जैसे रूप साहब ने भी कहा कि जो पुराने इलाके हमारे डाउनटाउन के हैं, जैसे अली कदल हो गया, या उधर हमने रिसेंटली एक टूर किया, वो रिसेंटली हैड अ टूर देयर, हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रेनेज उस एरिया की है वो भी कनेक्ट नहीं हुए, वो भी एक वन ऑफ द रीजंस है। और दूसरा जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई थी, उसमें जो फ्रेजिलिटी ऑफ हमारी एनवायरमेंट की है उसमें जहलिम का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जहलिम की वजह से ही जो हमारे मेजर जो हमारे वेटलैंड्स कश्मीर के हैं उनको पानी का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं जहलिम के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर हम जो वाटर गेट की बात कर रहे हैं, वाटर गेट मुझे नहीं लगता है कि आपको पता होगा, जहलिम के ऊपर एक बहुत ही मशहूर वाटर गेट बना है जिसका काम इस साल अब कंप्लीट हुआ था आफ्टर रिपेयर, दैट इज उसको वीर कहा जाता है। लेकिन वाटर गेट आप जहलिम के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि जहलिम का जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 2014 हमारे सामने है, अभी 10 साल रिसेंटली उसके कंप्लीट हुए पिछले साल, और हमने देखा कि जब वो ओवरफ्लो हो गया तो उसने क्या हैवॉक मचाया, वो पूरी सिटी को ही नहीं, जो पूरे पेरिफेरल श्रीनगर और कश्मीर के मेजर रीजन है उसको उन्होंने उस टाइम जहलिम की वजह से ही वो सारे डूब गए। तो मुझे नहीं लगता है कि वाटर गेट की कोई व्यवस्था है वहां पे। हाँ, ये चीज जरूरी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो भी आज हमारी हालत है, इसका मेजर जो रीजन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है। और ह्यूमन हम खुद को कहते हैं, हम ही इंसानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से, चाहे वो वेहिकुलर मूवमेंट इन एंड अराउंड दीज ग्लेशियर्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, जो कुछ भी है, जितने भी रीजंस हैं, अगर हम वो सब चीजें रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम इन ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से रोक सकते हैं एट अ वेरी फास्ट स्पीड। और अगर वही हो सकता है, क्योंकि आपने सोर्स पे जाना है। देखिए जहलिम तो एक पानी का एक गुजरने वाला एक रास्ता है जिसको हम जहलिम बुलाते हैं, लेकिन जहां से पानी आता है, जिस स्पीड से आता है, किस स्पीड से आता है, क्यों ज्यादा तेज आता है, क्यों अभी पानी नहीं है, इन सब चीजों पे काम करने के लिए हमने रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है मेजरली ह्यूमन एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब आपकी तरफ आते हैं अमीर, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सूरत हाल ऐसी है जो डॉक्टर तौसीफ बता रहे हैं, उसके तमाम तर वजूहात में कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं शायद इस इन तमाम तर बर्बादी के लिए। मैं आपसे समझूंगा कि जो इन नदियों पे हमने जो कश्ती नुमा होटल्स देखे थे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, और माजी में भी उसका एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे लोग आते थे, झेलम नदी पे इन होटलों में ठहरते थे, इनका भी एक रोजगार चल रहा था। क्या सूरत हाल है इस वक्त पानी की सतह कम होने की वजह से, और अब उनके कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है? वेल, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से हमने लगातार आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाई हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जो कई सारे ऐसे हाउस बोट्स हैं जो जहलिम के किनारे बसे हुए हैं वो टूट चुके हैं। और उसके टूटने का रीज़न ये है कि जिस पानी की सतह पे उनको रखा गया है, यानी कि जब इन हाउस बोट्स को लोकेट किया जाता है, सिचुएट किया जाता है जहलिम के बैंक्स पे, तो चेन से इनको बांधा जाता है, तो उसकी एक वाटर लेवल जो है वो मेंटेन की जाती है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अभी की जो सूरत हाल है, जो करंट सिचुएशन हमें जहलिम की नजर आ रही है, उसमें आप कई ऐसी लोकेशंस देख रहे होंगे कि जो हाउस बोट्स हैं अब वो जमीन पे आ चुके हैं। तो कई सारे ऐसे हाउस बोट्स हैं जो जमीन पे क्लिक यानी कि टच करने के टाइम पे ही टूट जाते हैं, जिसकी वजह से काफी
जो है नुकसान भी उनको हुआ और उनको वहां से रिलोकेट भी होना पड़ा। हालांकि उसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा भी था कि उनको कहीं ना कहीं पे जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा, बट लेटर ऑन वो एक लेंथी प्रोसेस है जिसको लेकर वो अभी भी जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो करंट सिचुएशन जहलम की है काफी तशवीशनाक है, जो सिचुएशंस हम जो सूरत हाल हम देख रहे हैं। हालांकि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं स्कीम्स के थ्रू जो रिवर जहलम के हवाले से सरकार ने उठाए थे, लेकिन उन सभी प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखें तो वो ज्यादातर हमें ब्यूटिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो रिवर बैंक्स है खासतौर पर रिवर जहलम के, उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है और जो अननीडेड प्लेसेस है वहाँ पे ड्रेजिंग की गई और जहाँ पे जरूरत नहीं थी वहाँ पे उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई। बट एक मेजर इशू जो क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से अब कश्मीर रीजन में अराइज हुआ है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जहलम की जो लेवल है वो काफी कम हो चुकी है। तो इसको लेकर जो है हम प्रीवियस अगर हम ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें तो शायद उनके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन सभी चीजों को एसर्टेन करें, आइडेंटिफाई करें और ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ इसको किसी तरीके से रिवाइव करने की जो पहल है उसको लेकर भी कुछ इकदाम अगर क्रिएट किए जाते हैं, शायद इस तरह की जो सिचुएशन है जो करंट टाइम में हम देख रहे हैं ये शायद नहीं होती। और अब करंट गवर्नमेंट जिस तरह से अभी यहाँ पे चल रही है शायद उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि मेरे अभी यहाँ पे दोस्त भी इस बात को कह रहे थे कि गेट लगाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये जरूर है कि अगर हम मिनी डैम्स जो है वो क्रिएट किए जा सके तो उससे जो वाटर रिजर्विंग है या वाटर लेवल जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है, या किसी जगह पे एक वाइडर स्पेस जो है उसको नैरो किया जा सकता है और अगर किसी जगह पे नैरो है उसको वाइडर स्पेस किया जा सके। यानी कि अगर एक पैरेलल मोड में इस पूरे रिवर जहलम को जो है मेंटेन किया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि जो इसकी लेवल जो है वो मेंटेन की जा सकती है। और करंटली अगर आप देखिए तो कई सारे ऐसे स्टेटस है, कई सारे अभी रिपोर्ट्स है जो इवॉल्व हो रही हैं जिसके मुताबिक न सिर्फ पानी की जो सतह है वो कम हो चुकी है, बल्कि जो अब वाटर क्वालिटी है खासतौर पर रिवर जहलम की वो काफी ज्यादा मुतासर रही है और उसके कई सारे पहलू जो है ऑन ग्राउंड देखने को मिलते हैं। और रिवर जहलम एक ऐसा एक दरियाव है कश्मीर रीजन का जो एक बड़े वास्ट एरिया को जो है कहीं ना कहीं पे केटर करता है और जो एग्रीकल्चर जो लैंड्स है उनको पानी मुहैया करता है। लेकिन ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि इसकी इस इम्पोर्टेंस और संजीदगी को मद्देनजर रख के भी अभी तक जो है कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम जो है इसके खासतौर पर इसके रिवाइवल के लिए जो है अभी ऑन ग्राउंड देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसके कनेक्टिविटी में देखें तो डल के साथ भी इसके कई सारे गेट्स जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर हम इंटरनल पोर्शंस की बात करें श्रीनगर सिटी के कई सारे जो नाले हैं जो एक वक्त पे काफी फेमस रहे हैं वो नाले बिल्कुल जो है सूख चुके हैं क्योंकि जो गेट्स वहां पे लगाए गए हैं वो अभी भी मेंटेन नहीं है। मे बी पॉसिबिलिटी आज दिन में भी या मे बी मैक्सिमम बाय पॉसिबल बाय टुमारो मैं आप तक एक और रिपोर्ट पहुंचाऊंगा जिसमें आप यहाँ के जो इंटरनल नदी नालों की जो गेट्स है उसकी सूरत हाल दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, कंटामिनेटेड वो पूरा एरिया हो चुका है। तो जो एक वाटर को इंटरनल सिटी में चैनलाइज करने की जो जरूरत थी जिससे इसकी जो मेंटेनेंस है वाटर लेवल की शायद वो भी पूरी हो सकती थी और क्वालिटी ऑफ द वाटर जो है वो भी बेहतर बन सकती थी। जिस तरह से अभी डॉक्टर तौसीफ साहब कह रहे थे कि इम्पोर्टेंट ये है कि हमें मेन सोर्स को अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो शायद इस तरह की जो सूरत हाल है करंट लेवल पे हम इसको कहीं ना कहीं पे जो है बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हाँ ये एक और फैक्टर है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो वेदर की जो डिस्टर्बेंसेस लगातार कश्मीर फेस कर रहा है प्रीवियस कई बरसों से, उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे ग्लेशियर्स पे पड़ा है और ग्लेशियर्स भी कहीं ना कहीं पे इसका एक और जो है इमीडिएट सोर्स है। और जिस तरह से हम पहाड़ों की सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पे जो प्लांटेशन की जो ड्राइव्स है हम कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है गवर्नमेंट ने उसको लेकर भी जो है कुछ इकदाम उठाए थे, लेकिन जो इस बरस पेड़ लगाया गया है उसको कई वक्त
कई बरस लग जाएंगे अपने उस मुकाम तक पहुंचने में जहां पे वो अपने आप को जो कंट्रीब्यूटर एक इकोसिस्टम में बना सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो जंगलों में पेड़ों की कटाई होती है, चोरी होती है, उसको लेकर जो है कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन या इवेपोरेशन जो है इसका एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है जैसे आप जो एक क्लाइमेट को जो है मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और वही रिजर्वोयर्स जो है वो वेरेना के थ्रू, जो कि इसका मेन सोर्स है, या ग्लेशियर्स की बात करें, उनको मेंटेन करने का एक बड़ा जरिया है। तो कई सारे पहलू हैं जो सरकार जिस पे गौर करना होगा और सरकार को इस चीज पे ध्यान देना होगा। ठीक है मीर, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके जरिए हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रऊफ ट्रम्बो साहब, आपकी जो तजुर्बात हैं, चूंकि एडवेंचर टूरिज्म में काफी कुछ आपने देखा होगा और हर एक का एक सपना भी होता है, मैं आपसे समझूंगा कि शुरुआती दौर में क्या कुछ देखने को मिलते थे और क्या अब उन तमाम तर चीजों में आपको बदलाव नजर आता है, और क्या इन बदलाव से आपको खतरे की घंटी सुनाई देती है? देखिए, शुरुआत में जो एडवेंचर टूरिज्म का जो नक्शा था वर्ल्ड ओवर में बात करूंगा, उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ा था जितना अब ये तेजी के साथ बढ़ रहा है। इज अ वेरी बिग कंपोनेंट और सेगमेंट ऑफ द जनरल टूरिज्म। राइट। अब जहाँ जहाँ भी पहाड़ है, नदी नाले हैं, नेचर है, तो वहाँ ये वो चीजें रागिब करती हैं एडवेंचर लवर्स को। अब हर एक चीज की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कुछ चीजों की तरफ, जैसे डॉक्टर तासीफ ने कहा राइटली कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत हद तक बढ़ गई है, जो वेदर इट इज फिडलिंग विद द नेचर और गोइंग डीप इनटू द माउंटेन्स फॉर अननेसेसरी पर्पसेस। और उसमें ज्यादा मैं कहूंगा, यहाँ पर मैं हदफ तनकीद नहीं बनाना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट को, बहुत सी चीजों की जरूरत भी है हमें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अननेसेसरली जिसको हम नेचर के साथ फिडल करना पड़ता है। उसमें एक चीज है जो अगर अक्रॉस लद्दाख और जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी देखेंगे, इन पिछले कई सालों से 8-10 सालों से रैपिड वो हो गया है, पहाड़ों पे रोड्स बनाए गए अक्रॉस, और कहीं कहीं पर रोड इतने क्लोज हो गए हैं ग्लेशियर्स के साथ कि आप सोचते हैं कि आप उनको टच भी कर सकते हैं उन गाड़ी में बैठ के। तो ये एक इतनी बड़ी इंटरवेंशन है, जहां हमें जरूरत थी रोड्स को ले जाने की तो वो ठीक अपनी जगह, लेकिन जहां पर नहीं चाहिए थी वहां पर भी ले गए हैं। तो ये भी एक मसला बनता जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी अब जो ट्रांसपोर्ट बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूंगा, एक टाइम में हम मनाली से निकलते थे, फिर दारशा ड्राइव करते थे, दारशा से फिर लद्दाख तक हमें तकरीबन 20-22 दिन लगते थे पैदल ट्रैकिंग करने में। एक ऐसा इतना शानदार रूट था वो, और जितने भी एरिया वो थे तकरीबन 360 किलोमीटर्स की जो मसाफत थी वो हम 22 दिन में तय करते थे, और रास्ते में कहीं कहीं आइसोलेटेड हमें गांव मिलते थे। आज के टाइम में मैं इस साल लास्ट ईयर 2024 में मैंने ड्राइव किया ऑन दैट ट्रैक वेयर आई हैव ट्रेडेड ऑन फुट, और मुझे जहां पर 20 दिन लगे थे वो मसाफत मैंने एक दिन में तय की वहां से निकल के वहां तक। और इतनी गाड़ियां वहां पर चल रही हैं, और ग्लेशियर्स के नजदीक इतनी कार्बन एमिशंस हो रही है, इतनी हीट जनरेट होती है। दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग, जहां पर रेगुलेशन हमें चाहिए, यहाँ पर पर्यटक एक जमाने में आते थे हमारे कश्मीर में एक ठंडी हवा को महसूस करने के लिए, एक यहाँ का वातावरण जो खूबसूरती थी उसको देखने के लिए। लेकिन आज के टाइम में अगर हम पहलगाम जाएंगे, गुलमर्ग में जाएंगे, गुलमर्ग इज अ विंटर डेस्टिनेशन, इट इज अ लवर्स फॉर द विंटर स्पोर्ट्स पीपल। अब जो भी होटल है, जितने भी होटल है, तकरीबन हमारी 2700 रूम कैपेसिटी है, और हर एक रूम के साथ एक ये लग गया है ड्यूअल एसी, जो इतनी हीट जनरेट करते थे, जहां पर हमें 6-7 फीट जमा एक्यूमुलेट हो जाती थी, और उसको पिघलने में जहां पर हमें 20 दिन या 25 दिन लगते थे, 1 महीना, वो आज 10 दिन में पिघल जाता है, क्योंकि इतनी हीट जनरेट हो जाती है। और ऐसा ही हाल हमारे पहलगाम में है, और जितने भी नए रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो लोग आते थे पर्यटक, वो यहाँ पर खूबसूरती के साथ एक नेचुरल हवा देखना चाहते थे। अब उनको हमने आर्टिफिशियल हीटिंग दे दी है, आर्टिफिशियल हमने इनको एसी लगा दिए हैं, तो उससे भी एक माहौलियात पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। मैं
क्योंकि खुद इसी से दिस इज माय लाइवलीहुड, मैं कमाता हूँ, मेरी अपनी कमाई इसी टूरिज्म के साथ होती है। लेकिन इसको अगर हम उस नतीजे तक पहुंचाएंगे जहां से मुझे नुकसान ही हो जाएगा। अगर कश्मीर खूबसूरती के देखने के लिए लोग आते हैं, अगर ऐसी हालत रही अगले चंद 15, 20, 30 सालों में तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि दिस प्लेस विल बिकम अ डेजर्ट। तो इसकी तरफ मुझे नहीं देखना है, बट दोज हु आर एट द हेलम उनको रेगुलेट करनी चाहिए ये चीजें। माहौलियात को भी बचाना है, हमें नेचर को भी बचाना है, सयाहत को भी बचाना है, और इसमें हम सबका फर्ज है, हमें सब मिलके इसको जुट जाना है। तो बड़ी बात है। और जो पॉइंट आपने उठाया, यकीनन ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि अगर इस तरह से ही सूरत हाल रही तो 20-30 साल के बाद न जाने खुदा को मालूम कि आगे क्या सूरत हाल होगी। डॉक्टर तौसीफ, जिस तरीके से शालाबोग, हैगाम, होकरसर, वुलर लेक, इस तरह की चीजें, खासतौर पर मैं वुलर लेक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आप लोगों की कोशिशों की वजह से, मेहनतों की वजह से 20 साल के बाद नदरू पैदा होते हुए हमने देखा इस बार। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इस तरह की कोशिशें आप लोगों की जानिब से, एक्सपर्ट्स की जानिब से इस तरह की नदियों को बचाने के लिए हो रही हैं, और क्या गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें फुल सपोर्ट है आपको? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आगे ले जाऊंगा बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। देखिए, रूप साहब बहुत अच्छी बातें कही, मीर साहब, आई फुली एग्री विद बोथ ऑफ देम। मैंने कहीं पे ना मैं इको करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा, और मैं फुली एग्री भी करता हूं। लेकिन एक बार हमें जो पस मंजर इसका, जो हमारे जो जेहलम या हमारा जो एनवायरनमेंट, जो हमारे वेटलैंड्स है, जो हमारी स्प्रिंग्स है, जो हमारी वाटर बॉडीज है, चाहे वुलर हो, मानसबल हो, डल लेक हो, इन सबको समझने से पहले हमें एक चीज ये भी समझना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट चेंज है एक ग्लोबल फिनोमेना है, और दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये रीजन बेस्ड नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ना, इसका असर खाली हमारे कश्मीर पे या हमारे देश पे नहीं पड़ रहा है, इसका असर जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उन पे भी पड़ रहा है, उनका असर दूसरी कंट्री पे पड़ रहा है, उसका असर तीसरी कंट्री पे पड़ रहा है। तो ये ग्लोबल फिनोमेना है, तो ग्लोबली इस चीज को टैकल करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक आपने मानसबल की बात कही, देखिए आपने वॉलर की बात की, जब से हुक्मा बना है, वॉलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी जब से बनी है, हम लकी है कि वी वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप, जिसका मैं फाउंडिंग मेंबर भी हूं। वी वर द फर्स्ट हु वर इनवाइटेड इन वे बैक इन 2012 2013 जब हमें बुलाया गया वहां पे, और हमें दिखाया गया कि वॉलर जो वोकमा बना हुआ है वो उस मैनेजमेंट में कैसे काम कर रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट्स की मेहनत से, और हम लोगों ने जितने भी हमारे यहाँ पे मेजर वाटर बॉडीज है, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो मानसबल हो, चाहे वो वॉलर हो, उनके ऊपर जब हमने काम किया, और हमने टाइमली हर विजिट के बाद हमने एक रिपोर्ट, एक्सपर्ट रिपोर्ट हमने तैयार की, और उस एक्सपर्ट रिपोर्ट को हमने गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट ने उस चीज को एंडोर्स भी किया, और उस पे काम भी हुआ। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि वॉलर अभी अच्छी शेप में है, हाँ, लेकिन अभी लोगों को ये समझ आया है कि, जैसे रूप साहब ने भी सही कहा, कि जब लोगों को ये समझ आएगा ना कि जिस हॉस्पिटैलिटी की, जो हॉस्पिटैलिटी हमारी 10 से 12 या 13% जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, अगर लोगों को इतनी बात समझ आएगी कि ये तभी पॉसिबल है, पर्यटक या जो सियाह हमारा टूरिस्ट है, ये तभी पॉसिबल है जब हम इन चीजों को बचाएंगे। आज वॉलर के आसपास लोग जो रहते हैं, हमने एक कैंपेन चलाया, हमने उनको बोला कि वॉलर खाली एक नदी नहीं है, वॉलर उन लोगों के लिए लाइवलीहुड भी है जो वॉलर के आसपास लोग रहते हैं, चाहे वो नदरू हो आपका, चाहे वो आपको चेस्टनट हो, वाटर चेस्टनट हो, चाहे वो वॉलर की फिश हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज जिससे जो भी वॉलर के आसपास लोग रहते थे, हमने उनके साथ बात की। पिछले 10-12 साल से हम उस पे काम कर रहे हैं, सारे वाटर बॉडीज पे। तो हमने उनको इतना ही समझाया कि वॉलर को खराब करने का मतलब है कि आप अपनी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट्स की मेहनत से और गवर्नमेंट का सपोर्ट, मैं फिर से कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता या गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, एज एन एक्सपर्ट, एज एन एनजीओ हम कहीं पे जाते हैं, हम अपनी राय लोगों के सामने रखते हैं विद प्रूफ, हम उनको बताते हैं कि ये सब करने से आपका क्या अभी नुकसान क्या हुए हैं। आप वॉलर का पानी पीते थे, आज नहीं पी सकते हैं, ये खराबी हमने की, ये बाहर से कोई नहीं आया। ये कैंपेन जब हमने चलाया, अवेयरनेस का कैंपेन जब हमने चलाया, तो आज आपने देखा कि आज वॉलर में मछली भी अब किसी हद तक वापस निकल रही है, आज वॉलर से आपको नदरू भी मिल रहा है, और इस साल जो चेस्टनट्स है वो भी अब। लेकिन ओवरऑल जो रूट कॉज है, रूट कॉज वही है पानी इज द मेन, बिकॉज पानी की स्कैर्सिटी काफी ज्यादा हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हमने बहुत कुछ
देखना पड़ेगा। वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। हमें समझना है कि कश्मीर की जो बैकबोन है, इकोनॉमी है, वो हॉर्टिकल्चर से और एग्रीकल्चर से आती है। जितना हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का है वो रफली 60 से 65% है। अगर पानी रिसीड हो जाता है, अगर पानी कम हो जाता है, पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पे ये हमारे जो एप्पल ग्रोवर्स है, जो सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर में है, उसको भी इफेक्ट करेगा। और आने वाले 3-4 साल में अगर हम सब लोगों ने ये सब चीजें नहीं समझी कि हमारे लिए पानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पानी के बगैर हम इंसान, हमारी हिस्ट्री गवाह है, पहले जितनी भी लड़ाइयां हुआ करती थी दुनिया भर में वो पानी पे ही हुआ करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को उसी स्टेज पे वापस लेके आए जहां आपका पेट्रोल और दूध पानी से सस्ता हो और आपका पानी पेट्रोल और दूध से महंगा हो। बहुत बड़ा पॉइंट है और यकीनन इस पॉइंट को हम सभी को याद रखना होगा। मीर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हमारे पास पहले के वक्त में आती थी या पुरानी जो हमारी लाइब्रेरी में तस्वीरें हैं, खासतौर पे जीरो ब्रिज से जहलम का किनारा या फिर वहां पे बोट्स वगैरह, बोट हाउस बोट वगैरह, तो तमाम तर जो तस्वीरें हमने देखी हैं सिर्फ हमारी उमंगों में आज भी बसी हुई हैं। क्या अभी फिलहाल वक्ती तौर पे झेलम नदी की सूरत हाल ये है, या वक्त का कोई साल का कोई ऐसा कोना भी होता है जहां पे पूरे शबाब पे ये नदी होती है और नज़ारे काफी खूबसूरत होते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम झेलम की सिचुएशन देखते हैं, इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं है कि विंटर्स में हमें ऑब्वियसली इसकी जो लेवल है वो कम देखने को मिलती है। लेकिन जब समर्स का एक फुल बरजस्त एक मौसम रहता है, उस वक्त इसकी वाटर लेवल भी ठीक रहती है किसी हद तक अगर हम देखें, क्योंकि उसका एक बड़ा रीजन रहता है कि ग्लाशियर से पानी, इसका जो फ्लो जो है वो आता है। लेकिन यहाँ पे हम एक वक्ती तौर की खूबसूरती के बजाय अगर हम एक रूटीनल और रेगुलर मेंटेनेंस की बात करें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, और आपको याद होगा कि इन लेटेस्ट सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी जिक्र किया था। उन्होंने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो है झेलम नदी के हवाले से रखे थे, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें या यहाँ पे जो वाटर की स्कैर्सिटी है उसकी बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की मेंटेनेंस की बात करें या उसको नए तरीके से और नए बनाने की बात करें, तो कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल सिचुएशन है कश्मीर डिवीजन की, वो झेलम के साथ काफी जरियों से जुड़ी हुई है। हम अभी पर्टिकुलरली एक चीज को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वाटर लेवल को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, या ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनसे ये वाटर लेवल जो है रिसीड हो रही है। लेकिन जरूरत इस बात की भी देखने की है कि ये हमारा जो रिवर झेलम है ये कितने हमारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, कितनी चीजें इसके साथ मुंसलिक है। जैसा से डॉक्टर साहब कह रहे थे या तुर्मू साहब कह रहे थे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं रिवर झेलम के हवाले से। अभी बहुत ज्यादा एक अहम जरूरी फैसला सरकार को उठाना पड़ेगा किसी भी सूरत हाल में, अगर हमें आने वाले वक्त में इस झेलम की सूरत हाल को बचाना है। बिकॉज जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो हम क्लाइमेटिक चेंज और ओवरऑल वर्ल्ड में देख रहे हैं, कई सारी तब्दीलियां हमें क्लाइमेटिक लेवल पे देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली हम भी इसी जमीन पे रहते हैं तो उसका इफेक्ट जो है बाई पार्ट हमारे पे भी पड़ेगा। बट एक इंसान क्लाइमेट के साथ मिलके किस तरह से इन सभी सूरत हाल को जो है ठीक कर सकता है, निपट सकता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें यहाँ पे जो है देखने की जरूरत है। जिस तरह से यहाँ के इकोलॉजिस्ट अगर हम या मतलब इस नदी के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है ये भी सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है ट्रम्बो साहब, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे बड़े ही एहतराम के साथ, चूंकि बहुत ज्यादा कोशिशें हुई है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये नदी सूख भी जाती है, हालांकि ऐसी कामना करते हुए भी मैं कांपता हूं, लेकिन मैं बादल न खास्ता मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो इंसान के साथ साथ बाकी कितनी चीजों पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, जितना भी इंसान के दाएं बाएं ऊपर नीचे माहौल है या माहौलियात है, वो हर एक चीज इससे इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी इज वाटर इज एलेक्सर ऑफ द लाइफ। क्या कारोबार इससे बड़े पैमाने पे जुड़ा हुआ है? हर एक चीज इसके साथ जुड़ा हुआ है। योर एग्रीकल्चर इज देयर, योर लाइफ सस्टेनेंस फॉर वाटर इज नेसेसरी, तो उसकी भी जरूरत है।
लेकिन एक चीज में हमें ये जो हम सोच रहे हैं, अल्लाह न करे या भगवान न करे कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, लेकिन ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अगर हम अभी नहीं संभलेंगे, क्योंकि ह्यूमन ग्रीड ने जितनी भी तबाही करनी थी वो तबाही हो चुकी है। एनवायरनमेंट को भी, जितना भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर एक चीज मसला है, चाहे वो एनिमल लाइफ है या वाइल्ड लाइफ है, जितना भी जहाँ भी हमने कोशिश की खत्म करने की वो की है हमने, लेकिन अब संभलना है हमें। हम इसको संभाल सकते हैं, इस नदी को भी बचा सकते हैं हम आने वाली जनरेशंस के लिए, अपनी प्रोजेनी के लिए, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब अभी से हम स्टार्ट करेंगे। हर एक फर्द बशर को इसके साथ जुड़ना है। अगर मैं एज अ इंडिविजुअल इस पे कहीं से तबाही कर रहा हूँ, वो मुझे दूर करनी है, वो मुझे समझना है। एक चीज में मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो मैं खेलों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरी सबसे बड़ी परेशानी है इस बार भी हमें, जैसे पिछले कई सालों से हमारा पूरा जो विंटर गेम्स का कैलेंडर होता है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। बिल्कुल। हमारे बच्चे इस खेल को, जो आलमी शोहरत याफ्ता खेल है, वो जो ओलंपिक तक हमारे बच्चों को ले जा सकती है, स्कीइंग जो विंटर स्पोर्ट्स है, पिछले कई सालों से हम स्नो की कमी की वजह से वो अपने टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। इस बार भी हमने कल से प्रोग्राम रखे थे कंपटीशंस के, स्नो की कमी की वजह से वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक चीज है जो हर एक चीज जो असर डाल रही है। तो पानी को जन्म देता, पानी जन्मा है स्नो से या ग्लेशियर से, ये एक हर एक चीज पे असरअंदाज हो रहा है और ये हमें इसको बचाना है और बचाना है। मैं हर एक से, हाँ ठीक है, आपने ये प्रोग्राम किया है, इसकी वसासत से ये लाखों लोग हम देखेंगे या हमारी बातें सुनेंगे, लेकिन इसको फिर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। और यही वजह है कि आप हजरात और आप जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तौसीफ, एक बहुत ही बारीक चीजें मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि ये चीजें हमारे समझ से काफी ज्यादा परे है और आप इस चीज पे रोशनी डाल सकते हैं। पानी के अंदर रहने वाली जो जिंदगी है, हयातियात है, वो उसके अलावा पानी के ऊपर जो चीज़ें रहती है, ख़ासतौर पे हमने नदी का जो रूट आज रिसर्च में निकाला तो उसमें पता चला कि ये पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वो, उसके अलावा पंजाब सिंध से होते हुए आगे निकल जाती है दूसरे तमाम तरह इलाकों में। तो हो सकता है कि ऐसी जगह पे हो, वेटलैंड की सूरत में भी हो, और वहाँ पे आबी जो परिंदे होते हैं, दुनिया भर से मेहमान परिंदे हमारे यहाँ आते हैं। तो मैं आपसे ये समझूंगा कि पानी के ऊपर डिपेंड रहने वाली ये तमाम तर जो जिंदगी है, क्या इसे इफेक्ट हो रहा है इन तमाम तर चीज़ों से, खासतौर पे जलस्तर के घटने बढ़ने या फिर माहौलियाती तब्दीली से, और इसका क्या हल है? बिल्कुल, देखिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जहलिम जो है एक फ्लो चैनल है। फ्लो चैनल जैसे आप समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी है और गाड़ी में एक जो फ्यूल पाइप होती है वो आपके इंजन को इंजेक्ट करती है, पेट्रोल डीजल व्हाटएवर, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि इतना ही बड़ा रोल हमारे जहलम का है, बिकॉज इट्स अ फ्लो चैनल, ये फ्लो चैनल है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे वेटलैंड्स जो हमने विजिट किए पिछले 2-4 महीने से, हम कंटिन्यूसली विजिट कर रहे हैं कश्मीर के वेटलैंड्स। तो हमने क्या देखा कि एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि जो वेटलैंड्स अभी पूरी तरह से ड्राई हो चुके थे, क्योंकि फ्लो उनमें पानी का नहीं था या पानी की कमी की वजह से, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि 29% रेन डेफिसिट हमारा 2024 में था, और 29% कश्मीर जैसी जगह में बहुत बड़ा एक परसेंटेज। हमने इसको 100 में से 29 अंडरस्टैंड नहीं करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 29 इज अ ह्यूज नंबर व्हेन इट कम्स टू द डेफिसिट ऑफ रेन इन कश्मीर, इन अ प्लेस लाइक कश्मीर व्हिच इज वेरी इको फ्रजाइल। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जो फ्लोरा फेना, देखिए एक वेटलैंड या जो भी कोई वाटर बॉडी होती है, उसमें जो स्पीशीज, उसमें जो जान जंतु जो उसमें रहते हैं, और जब पानी खत्म हो जाता है उनको रिवाइव करने में अभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं कि उनको रिवाइव करने में क्या वो सच में फिर बाद में रिवाइव होते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार आपका वेटलैंड ड्राई लैंड में कन्वर्ट हुआ और कोई पीरियड होता है इसमें, समझ लीजिए 6 महीने 7 महीने उसमें कोई पानी नहीं था, जो उसमें छोटे छोटे जंतु है, जो उसमें स्पीशीज है छोटे मोटे, क्या वो रह सकते हैं? क्या जब पानी वापस आएगा क्या वो वापस आते हैं? उसमें अभी एक्सपर्ट्स की राय अभी पूरी तरह नहीं आई है, लेकिन हाँ हमें ये पता चला कि मोस्टली वो नहीं आते हैं, वो फ्लोरा फोना जो है वो उसका पूरा खत्म हो जाता है।
और जो फ्लोरा फोना उसका जो पूरा खत्म हो जाता है, उसमें ये हो जाता है कि उससे आपके जो जितनी भी एक फूड चेन होती है, जो हमने छोटे मोटे 7th-6th क्लास में पढ़ी होती है, हमारे जो स्टूडेंट बाद में देखेंगे वो समझेंगे, जो एक फूड चेन है वो सारी डिस्टर्ब हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो हमने मॉनिटर किया छोटा मोटा, जब हम वेटलैंड्स पे गए, हमने 3-4 महीने कंटिन्यूसली हमने विजिट किया, हमने रिपोर्ट्स तैयार किए, लेकिन एक चीज जो मैंने पर्सनली मॉनिटर की, जो हमारा मेंढक जो बहुत ही आम हुआ करता था कश्मीर जैसी जगहों पे, जो एक फूड जिसका फूड चेन में एक बहुत ही महत्व है, वो हमने कहीं नहीं देखा। उसका कहने का मतलब यह है कि जब फ्रॉग वहां पे नहीं है, जब वहां पे जब हमारा फ्रॉग वहां पे जब मेंढक नहीं है, तो उसका मतलब जो वो चीजें जो जिनसे वो पालता था या चाहे वो खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो ये आप समझ रहे हैं कि जो झेलम है वो एक फ्लो चैनल है, लेकिन ये फ्लो चैनल की वजह से जो हमारे वाटर बॉडी, जो हमारी वेटलैंड्स हैं वो सूख रही हैं, और अगर यही हालत कंटिन्यू रही 1-2 साल, मुझे लगता है कि जो हमारे ये वेटलैंड्स हैं ये सारे कन्वर्ट ड्राईलैंड में हो जाएंगे, और वो कश्मीर के लिए, और न कि कश्मीर के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए और पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कैटास्ट्रॉफ होगा, क्योंकि यहाँ का वेटलैंड सूखने का मतलब खाली यहाँ नहीं सूखना है, अगर यहाँ वेटलैंड कन्वर्ट ड्राईलैंड में होता है, उसका असर पूरी दुनिया में और कहां पे पड़ेगा वो हम ख्याल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, यही चीजें हम आपसे भी समझेंगे कि अगर वाकई इस तरह की सूरत हाल होती है जो जनाब ट्रंबो साहब से हम पूछ रहे थे, तो क्या फिर होगा और क्या उसके लिए रोकथाम के लिए हो सकता है। ट्रंबो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी खूबसूरत अंदाज में बातचीत के लिए, अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए। मीर, मैं आपकी तरफ आता हूं, खासतौर पर यह समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब शुरुआती दौर से ही इस पे मईशत का बहुत बड़ा दारोमदार रहा है, खासतौर पर इन नदियों, सिर्फ एक झेलम की बात नहीं है बल्कि बाकी नदियों पे भी। तो छोटे छोटे जो कारोबारी हैं या फिर बोट वाले हैं या फिर हाउस बोट वाले हैं, जितने भी कारोबारी इससे जुड़े हुए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आवाज उठाने की इससे पहले कोशिश हुई कि भाई हमारे रोजगार खराब हो रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले ही, तो उसमें यह दिख रहा था कि बहुत सारे लोग अब मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं, बहुत सारे लोग अब दूसरे कारोबार की तरफ मुंतकिल हो गए, शिफ्ट हो गए। सिर्फ इसकी वजह यह है कि अब नदी में पानी नहीं रही या जल स्तर बहुत ज्यादा घट गया। तो क्या लोगों की तरफ से आवाज उठाने की कोशिश हुई, और क्या एक बड़ी तादाद आपकी नजर में है जहां पे लोगों ने अपने कारोबार को शिफ्ट कर लिया इससे? वेल, 2-3 चीजें मैं इसके साथ आपके इस सवाल के साथ जोड़ूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एनजीओज अभी करंटली काम कर रहे हैं, जिसमें इनफैक्ट डॉक्टर तौसीफ साहब भी हैं, मैं एनजीओ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ। अगर यहाँ पे एनजीओज काम नहीं करती तो शायद यहाँ पे कुछ नहीं बचता, क्योंकि लोग जो है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह से मशगूल हो चुके हैं, वो खास तौर पर जो हमारे ज़खायर हैं, जो ऊपर वाले ने हमें नेचर के जरिए यहाँ पे बख्शे हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया में कश्मीर माना जाता है, शायद हम उस हद तक, उस वक्त तक नहीं बात करते जब तक कि हम उसमें पूरी तरह से मुतासर नहीं होते हैं। आज की डेट में रिवर झेलम के हवाले से अगर हम देखें तो साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर का जो एक सबसे बड़ा जो तिजारती निज़ाम जो है, एग्रीकल्चर जो है, इसी झेलम के साथ मुंसलिक है। और जो एक जमीनी सतह पे जो नमी होती है उसके साथ भी ये सारे जितने भी लैंड्स जो है कनेक्टेड है, क्योंकि हम अगर नदी को बज़ाहिर सामने देखते हैं, लेकिन जो इसकी नमी होती है वो सारे जमीन के अंदर जो है वो फैलती रहती है। आप साउथ कश्मीर की बात करें, जो हमारे पास सबसे बड़ा एप्पल का एक प्रोडक्शन सेंटर है, या अगर हम ज़ैफरन की बात करें जिसको लेकर सारी दुनिया में हम जो है माने जाते हैं, कहीं ना कहीं पे जो जमीन की जो नमी है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। सेकंड बड़ा फैक्टर ये है कि एक टाइम पे रिवर झेलम के जो बैंक्स है वहाँ पे टूरिज्म को काफी ज्यादा देखा जाता था, जो हाउस बोट्स हैं वो वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन लेटर ऑन सरकार की एक नीति के मुताबिक जब जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम चला तो उनको वहां से रिलोकेट किया गया और रख्यार में उनको जो है शिफ्ट किया गया, तो वो एक जो सिस्टम है वो तब्दील हो गया। और उसके बाद अगर आप थर्ड बड़ा फैक्टर देखेंगे कि जो फिश का कारोबार करते हैं, यानी कि मछलियों का कारोबार करते हैं, आज की डेट में रिवर झेलम का जो पानी है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है टोटली मुतासिर हो चुकी है। हालांकि माहिरीन के मुताबिक बहुत सारे रीजंस जो है इसके हवाले से दे दिए गए हैं, चाहे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, एग्रीकल्चर रन ऑफ की बात करें, अर्बन रन ऑफ की बात करें, या जो सीवेज या जो वाटर वेस्ट है उसकी अगर हम बात करें, इलीगल जो डंपिंग अभी करंटली
जिसको लेकर अभी सरकार इनफैक्ट काम कर रही है, उसकी बात करें। जो माइनिंग एक्टिविटीज है उसकी अगर हम बात करें, डिफॉरेस्टेशन है या सॉइल इरोजन जैसी जो सिचुएशंस है, कई सारी अर्बनाइजेशन के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो वाटर क्वालिटी है इस रिवर झेलम की बिल्कुल मुतासर हो चुकी हैं। जिस तरह से हम फिश प्रोडक्शन जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी रिवर झेलम से, वो अब उस हद तक नहीं देखने को मिल रही है। कई सारी जो बिल्कुल, तो हालात ये जरूर हैं और इससे वाकई जो मीर बता रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। दो चीजें डॉक्टर तौसीफ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हजरात, डॉक्टर तौसीफ जैसे हजरात या जो ये एनजीओ चला रहे हैं या फिर एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उसके साथ लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, अपना योगदान कैसे जोड़ सकते हैं। मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर बेहतरीन अपडेट के लिए और तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। डॉक्टर तौसीफ, आपकी तरफ आऊंगा, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, आम आदमी जो चाहता है कुछ न कुछ करना, कंट्रीब्यूट करना, किसी तरीके से कोशिश करना, अपने से कुछ भी आगे बढ़ना, इन तमाम तर चीजों को बेहतर करने के लिए, वो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है और किस तरीके से इस हयातियात, माहौलियात को बेहतर बना सकता है? आम लोगों के लिए मैसेज। जी 2002 में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, तो मैंने तब प्लेज किया था कि मैं अपनी लाइफ में 1 लाख पेड़ लगाऊंगा। तो 1 लाख पेड़ लगाने का जो मेरा मंच था वो पूरा होता गया आगे। आज मैं ऊपर वाले की दुआ से और मेरे जो हमारे जो आप कह रहे हैं ना कि क्या कंट्रीब्यूशन करने हैं, तो जब हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े तो आज हमने 27,000 मैंने पर्सनल लेवल पे, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो हमने लाख से ऊपर पेड़ लगाए होंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे आज मैंने 27,000 पेड़ लगाए हैं। और इंशाल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में अहद किया है कि मरने से पहले मैं 1 लाख पेड़ जरूर लगा के जाऊंगा इस दुनिया से। दूसरा ये है कि हम स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेसेस भी करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लास्टिक और पॉलिथीन जो चाहे रिवर झेलम हो या कोई भी वाटर बॉडी हो, उनके लिए एक नासूर बन गया है। उसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई थी 2010 से, हम उस पर काम कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों को समझा रहे हैं कि मतलब सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट आप किचन में कैसे कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट और जो आपका वेट वेस्ट है उसको कैसे अलग कर सकते हैं। क्योंकि सेग्रीगेशन और जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी आपकी, हर कोई इंसान इसमें जुड़ सकता है। मेरी जितनी भी माएँ, मेरी बहनें और बाद में जो किचन में हमारी माँ बहनें काम करती हैं वो सुनेंगे, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। उनको कुछ नहीं करना है, उनका जो किचन का वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किचन में ही करना है। यहाँ से स्टार्ट होती है मुहिम। और जब हम आगे जाएंगे फिर जो मेरे यार दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स इसको बाद में सुनेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम। देखिए, खाली चिलाई कलान में हम, और जो पीक यहाँ पे हीट पीरियड कश्मीर में होता है, दैट इज मिड जून से लेकर एंडिंग अगस्त तक, उसमें हम प्लांटेशन नहीं करते हैं। बाकी राउंड द ईयर हम प्लांटेशन जहां भी हो, चाहे चिनार हो, चाहे देवदार हो, चाहे फ्रूट बेरिंग हो, जैसे जहां पे रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो हमारे साथ, या अगर कोई भी कहीं प्लांट लगाना चाहता है, हमारी एनजीओ की तरफ से प्लांट हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो जहां भी जितने भी पेड़ लगाना चाहे। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि वो खाली जो एरिया हो वो प्रोटेक्टेड हो, ताकि वहां पे जो कैटल, हमारी जो ग्रेजिंग गाय भैंस होते हैं, वो उनको खा ना सके। आपको एक प्रोटेक्टेड एरिया आइडेंटिफाई करना है, हमारी तरफ से आपको पेड़ मिलेंगे, आप वहां पे पेड़ लगा सकते हैं। गवर्नमेंट का इसका बिल्कुल, जो अर्बन फॉरेस्ट्री है उनका बिल्कुल भरपूर, पिछले 22 साल से मैं उनसे पेड़ ले रहा हूँ, वो दे रहे हैं, हम लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का इसमें भरपूर हमें सपोर्ट मिला है। और एज एन एनजीओ आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने किचन से स्टार्ट कीजिए, आप अपने माहौल को साफ रखिए। जब भी आप मार्केट में जाइए, सिंपल आप वहां पॉलिथीन घर नहीं लाइए, घर से बैग उठाइए, एक सिंपल सा बैग अपनी हैबिट बनाइए, अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में अपने साथ उठाइए। और जब भी आपको वेंडर कोई भी पॉलिथीन ऑफर करें, उसको कहें कि पॉलिथीन हमारे लिए ठीक नहीं है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा कि हम सब लोग कर सकते हैं, और एनवायरमेंट हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कलर, क्रीड, कास्ट, सेक्टेरियन, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सबका ही इशू है। क्योंकि जब 2014 में सैलाब आया था, वो किसी का जात पात और घर देख के नहीं आया था, वो सबके घर में घुसा था। अगर हम अभी भी एक्ट नहीं करेंगे, कल को हम सब लोग पछताएंगे। और हम अपने फ्यूचर के लिए, कम से कम अपने आने वाली नस्लों के लिए, हम सब लोगों को एकजुट होके, एनवायरमेंट हर किसी का इशू है और हर किसी को इस पे ध्यान देना होगा। बहुत ही खूबसूरत बात कही डॉक्टर तौसीफ आपने। और यकीनन ये जो नदियां हैं जमीन पे बहती हुई, हमारी रगों में खून की जो नालियां दौड़ती हैं उसकी तरीके से, और जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि एक अहद हम सभी को लेना होगा कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ, और सराहनीय कदम है आपकी तमाम तर सताइश कोशिशें और तमाम तर काविशें। बहुत शुक्रिया।